यस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने कंप्लीट कर लिया था, आर्टिकल 36 टू 51 कंप्लीट डिस्कशन कर ली थी उनके उन आर्टिकल्स के बारे में। क्लियर। आज हम पढ़ेंगे उन अमेंडमेंट्स के बारे में जो कि डीपीएसपीज में हुई हैं विद टाइम। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स ऐड की गई हैं टू थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है। आर्टिकल 39 ए ऐड किया है। आर्टिकल 39 ए किसकी बात करता है? टू इंश्योर द फ्री लीगल एड। आप गरीब हो, लीगल प्रोसेशंस नहीं कर सकते हो, वकील हायर नहीं कर सकते हो, कोर्ट सिस्टम को इंश्योर नहीं कर पा रहे हो, तो उस केस में सबको लीगल एड मिलना चाहिए। गरीब हो या अमीर हो, वीकर सेक्शन से हो या पावरफुल सेक्शन से हो, सबको क्या मिलना चाहिए? लीगल एड। ठीक है। तो लीगल एड के लिए वो फ्री हो, वो यही चीज को इंश्योर करने के लिए हमने आर्टिकल 39 ए को ऐड किया था टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्लियर। नेक्स्ट इज आर्टिकल 39 एफ। 39 एफ। 39 एफ किसकी बात करता है? कि जो बच्चे हैं और जो यूथ स्टेज वाले लोग हैं, बच्चे, दैट इज द, मैंने बताया था कि चाइल्डहुड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी लाइफ का। तो यूथ और चाइल्डहुड दोनों ही प्रोटेक्टेड होने चाहिए। दोनों ही प्रोटेक्टेड होने चाहिए। एक्सप्लॉयटेशन इन एनी केस नहीं होनी चाहिए। इन इंपॉर्टेंट स्टेजेस में बच्चों की या यूथ की एक्सप्लॉयटेशन नहीं होनी चाहिए। क्लियर। तो दे शुड बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड मॉरल अबंडनमेंट। ठीक है। मटेरियल अबंडनमेंट, मॉरल अबंडनमेंट। बच्चों की फैमिली नहीं है, ठीक है, या बच्चों को बच्चे किसी भी रीजन से घर से बाहर है, मॉरली उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मटेरियली उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इस केस में स्टेट क्या करेगी? हेल्प प्रोवाइड करेगी, एड देगी उन स्टूडेंट्स को या उन बच्चों को या उन यूथ को, ताकि वो अपनी लाइफ का ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट है अच्छे से सर्वाइव कर सके। क्लियर। नेक्स्ट इज आर्टिकल 43 ए। 43 ए किसकी बात करता है? सब पहले क्या होता था कि वर्कर्स का कोई भी से नहीं था फैक्ट्रीज में या इंडस्ट्रीज में, है ना। तो वर्कर्स का से नहीं था, उसको इंश्योर करने के लिए कि वर्कर्स की भी आवाज सुनी जाए फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में। वो कितने वर्किंग आवर्स चाहते हैं, किस टाइम पे वो ब्रेक चाहते हैं, कितनी वो छुट्टियां चाहते हैं, किस तरह का रिलीफ चाहते हैं, किस तरह का बोनस प्रमोशन चाहते हैं, उनकी बात भी तो सुनी जाए। तो उसके लिए हमने आर्टिकल 43 ए को ऐड किया था। और ये क्या डायरेक्शन देता है स्टेट को? कि हमें पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज इंश्योर करना है। ठीक है। तभी तो ट्रेड यूनियंस बनते हैं, या जो भी फैक्ट्री पीपल होते हैं, जितने भी वहाँ वर्कर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? यूनियंस बनाते हैं, अपनी आवाज़ को सामने रखते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, कैंपेनिंग करते हैं। तो वो क्यों करते हैं? बिकॉज उनकी पार्टिसिपेशन अलाउड है थ्रू आर्टिकल 43 ए। क्लियर। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज 48 ए। आर्टिकल 48 ए किसकी बात करता है? कि हमें अपना जो एनवायरमेंट है, हमारी जो सराउंडिंग है, उसको हमें प्रोटेक्ट करना है इन ऑल कॉस्ट। क्लियर। आपको पता है हमारा एनवायरमेंट क्या हो रहा है? डिग्रेड हो रहा है विद टाइम, है ना। डिग्रेड हो रहा है, पॉल्यूशन फैल रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीशन है, फॉरेस्ट कट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन ज्यादा से ज्यादा हो रही है। अब क्या डिफॉरेस्टेशन जो है वो एक ही पर्पस करेगा या खाली वो पेड़ गिरा रहा है? नहीं, और भी चीजें लिंक्ड होती है, जैसे सॉइल का डिग्रेड होना, सॉइल इरोड होना। ठीक है। तो और एनवायरमेंट में ऑक्सीजन की कमी होना, कार्बन डाइऑक्साइड अबंडेंट में हो जाना। क्लियर। तो इस सिचुएशन में हमने एनवायरमेंट को क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। तो प्रोटेक्शन के लिए जो आर्टिकल हमने दिया था वो आर्टिकल 48 ए ऐड किया था, और ये डायरेक्शन है टू द स्टेट कि हमें एनवायरमेंट को एट ऑल कॉस्ट प्रोटेक्ट करना है। क्लियर। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? लॉज लेकर आएंगे, है ना। पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, पोल्यूटेंट्स को कंट्रोल करने के लिए लॉज लेकर आएंगे। अब जैसे ई व्हीकल्स चल रही हैं, है ना, डीजल और पेट्रोल वाली व्हीकल्स को हम कम, उनके ऊपर रिलाई हमारा अब कम है एज कम्पेयर। अब हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। क्यों कर रहे हैं? ताकि हम पेट्रोल और डीजल जैसी चीज़ों के ऊपर कम डिपेंडेंट रहें, फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर कम डिपेंडेंट रहें जो हमारे इन्वायरमेंट को हार्म कर रही हैं। क्लियर। हमारे इन्वायरमेंट को जो डिग्रेड कर रही है, उन चीज़ों के ऊपर हम कम रिलाई करेंगे अब। तो लॉज बन रहे हैं विद टाइम। ये डायरेक्शन थी टू द स्टेट टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। प्लस एनवायरमेंट के साथ साथ हमें और किस चीज का ख्याल रखना है? फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है। फॉरेस्ट हमारे एनवायरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है। फॉरेस्ट हमारे एनवायरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं, है ना, इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं। तो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है और वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट करना है ना। वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट करना है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आए हैं, है ना। तो ये क्यों आए हैं? क्योंकि हमें वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है। हम ये देखेंगे कि कौन सी स्पीशीज हमारी कंट्री में एक्सटिंक्ट हो रही है, वल्नरेबल है, एंडेंजर्ड है,
है ना, उनकी प्रोटेक्शन के लिए हम काम करेंगे, ठीक है। जैसे कि लेपर्ड की प्रोटेक्शन के लिए भी हम काम कर रहे हैं, है ना, स्नो लेपर्ड की प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हैं, हंगूल की प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हैं अपने जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो ये किसकी बात कर रहे हैं हम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की। तो आर्टिकल 48A किसकी बात करता है, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, एनवायरमेंट को, वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट करना है, और फॉरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना है। क्लियर। अब 42nd अमेंडमेंट एक्ट से हमने 4 आर्टिकल्स को ऐड किया था, ठीक है। क्वेश्चंस जो होंगे वो डायरेक्ट आएंगे कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट से कौन सा डीपीएसपी ऐड हुआ है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि 39A हुआ है, 39F हुआ है, 43A हुआ है, 48A हुआ है। क्लियर। थोड़ा थोड़ा आइडिया रखना पड़ेगा आपको कि ये आर्टिकल किस किस के साथ डील करता है, बिकॉज ये अमेंडमेंट्स के थ्रू ऐड हुए हैं, है ना। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज जो आर्टिकल्स हमने ऐड किए हैं थ्रू द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, ठीक है। हमने आर्टिकल 38A को ऐड किया है, ठीक है, 38A को ऐड किया है। और 38A क्या कहता है कि हमें इनइक्वालिटीज को खत्म करना है। इनकम में जो इनइक्वालिटीज हैं, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे हो या चाहे वो ग्रुप लेवल पे हो, हमें क्या करना है, इनइक्वालिटीज को खत्म करना है। तो ये भी प्रिंसिपल है, गवर्नमेंट इसके लिए काम करेगी, लॉज या पॉलिसीज लेकर आएगी, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो हमने ऐड किया है वो किसके थ्रू किया है, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से किया है। 1997 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011, ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। क्यों, क्योंकि ये किसकी बात करें, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करें। कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक काइंड ऑफ यूनियन होता है जो कि लोकल लेवल का जो बिजनेस होता है ना उसकी प्रमोशन के लिए काम करता है। क्लियर। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो मिल्क प्रोडक्शन के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनती हैं, ठीक है। कुछ लोग जो होंगे वो इकट्ठा होंगे, उनको अपना एक बिजनेस इस्टेब्लिश करेंगे, तो वो जो बिजनेस इस्टेब्लिश होता है उसको हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज कहते हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि 97 से खाली ये ऐड हुआ होगा, नहीं। जो हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे, जो हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे ना, आर्टिकल 9 में हमने फ्रीडम्स पढ़ी थी। फ्रीडम में एक फ्रीडम पढ़ी थी हमने, फ्रीडम टू फॉर्म द यूनियन, एसोसिएशन एंड कॉपरेटिव्स। तो कॉपरेटिव्स हमने कब ऐड किया है, थ्रू 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011। इससे 2 एडिशन हुई थी, डीपीएसपी में भी एडिशन हुई थी और फंडामेंटल राइट्स में भी एडिशन हुई थी। डीपीएसपी में क्या एडिशन हुई है, आर्टिकल 43B की, वेर एज फंडामेंटल राइट्स में क्या एडिशन हुई है, जहां पे हमने फ्रीडम टू फॉर्म यूनियन एसोसिएशन रखा है, साथ में हमने कॉपरेटिव वर्ड भी ऐड किया है। क्लियर। वो भी एक फंडामेंटल राइट बनता है, फंडामेंटल राइट टू फॉर्म कॉपरेटिव्स। क्लियर। समझ आया ये सबको, ये जो अमेंडमेंट्स हमने ऐड किए हैं। क्लियर। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जो भी डीपीएसपीज हैं हमारे आउटसाइड द मतलब ये वाली पार्ट 4 के अलावा जो डायरेक्शंस है ना उनके बारे में पढ़ेंगे। मोइन इसको बंद कर दो।